तो जो चैप्टर 3 है हमारा वो क्या है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, यस सर। तो सबसे पहले हम इसमें टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय एटम, एटम क्या है बताओ। अभी हमने चैप्टर्स किया था, उसमें एटम क्या था। सर एटम एक गोल गोल था सर, जो मतलब हाँ, सर जिसमें न्यूक्लियस भी होता है ओके, और और प्रोटॉन भी होता है एटम, और एटम को अगर हम दोनों कहेंगे अगर डेफिनेशन, डेफिनेशन एटम की। एटम इज अ थिंग विच इज प्रेजेंट इन एवरीथिंग। हम इसको इस तरह से भी तो डिफाइन कर रहे हैं ना कि द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, यस सर। है ना। atoms are the block of matter. बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, ये इसका डेफिनेशन होता है, ठीक है। और उसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये बहुत मतलब इट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ मैटर दैट possesses द प्रॉपर्टीज ऑफ द केमिकल एलिमेंट, है ना। और इसमें क्या होता है, अगर हम बात करें मॉलिक्यूल्स की, तो मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स में एटम एक या दो से एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो मॉलिक्यूल्स फिर उसके बाद से एटम्स, अब समझ में आया। तो मॉलिक्यूल्स एटम से ज्यादा भी हो सकते हैं। नहीं, अगर मैं बात करूं, देखो एटम को अगर मैं डिफाइन करूं तो एटम क्या हो जाएगा हमारा। सर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। हाँ, उसी तरीके से अगर मैं न्यूक्लियस को डिफाइन करूं तो न्यूक्लियस की डेफिनेशन क्या होगी। सर न्यूक्लियस की वो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन एटम्स। और मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूल की भी यही होगी। डेफिनेशन बताओ। सर एक मिनट सर बताता हूँ। हाँ, बताओ क्या हो जाएगा। Molecules. Sorry, a molecule is a genial group of two or more atoms that are हम्म, chairs अगर मैं बात करूं essentially मॉलिक्यूल की bonded तो together. मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट, ओके, ये तुम नोट डाउन कर लो। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए कंपाउंड that contains the chemical properties of the compound, ओके, ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा। और इसमें और ऐड कर लेना कि molecules are made up of group of atoms। ये डेफिनेशन लिख लो तुम मॉलिक्यूल की, राइट। Yes, sir. हाँ, इसे नोट डाउन करो सबसे पहले। डन अखिलेश। सर कर रहा हूँ सर बस। हाँ, ओके।
सर हो गया। डन। यस सर। ओके ओके, तो इसमें देखो कि क्या इसका कॉन्सेप्ट है। अगर मैं बात करूँ इसका, तो जैसे कि देखो हमें ये पता है कि हाइड्रोजन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एटम, राइट। यस सर। और अगर यही क्या हो, ये एग्जिस्ट करता हो H2 में, यानी हाइड्रोजन गैस, जब कल जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मॉलिक्यूल। यस सर। ओके। सर O2 भी मॉलिक्यूल्स होगा। हाँ हाँ, वो भी मॉलिक्यूल ही होगा। और उसी तरीके से अगर मैं बात करूं H2O, वाटर का जो केमिकल नेम है, वो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा H2O। कंपाउंड। यस सर। ये हो जाएगा ये हमारा कंपाउंड क्यों होगा सर? कंपाउंड, क्योंकि इसमें देखो ना, दो एक से ज्यादा आइटम्स है, यानी हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो दोनों मिल रहा है, इसी वजह से ये कंपाउंड होगा। ओके सर। ठीक है। तो आगे देखो, इसमें चैप्टर स्टार्ट करते हैं ये। तो जैसे कि अगर हम बात करें आइटम्स और मॉलिक्यूल्स के चैप्टर की, तो इस चैप्टर में तुमने ये बता रखा है कि हम ना कैसे स्मॉलेस्ट यूनिट की तरफ बढ़े। जैसे हर एक कोई भी तुम अपने ऑब्जेक्ट देखते हो, ठीक है, तो वो किस ना किस एटम से बना होता है, तो वो कैसे मतलब उस छोटे पार्टिकल्स पे जाएं जहां से वो उसका मतलब प्रोडक्शन हुआ है या वो बना है। तो सबसे पहले हम इसमें करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके। यस सर। हाँ, तो इसमें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखो कौन कौन सा है। सबसे पहला जो है वो है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि कोई भी अगर रिएक्शन होगा, ठीक है, कोई भी अगर रिएक्शन होगा तो उसमें मास का ना ही उसमें प्रोडक्शन होगा, ना ही वो इंक्रीज होगा और ना ही वो डिक्रीज होगा। ठीक है, यानी उसमें कोई चेंज यस नहीं सर। आएगा। ये आएगा तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, कि उसके जो मास होगा उसमें क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये रहा डेफिनेशन इसकी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। क्लियर? यस सर। तो ये समझ में आ गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था। यस सर। एक बार बताओ, एक्सप्लेन करो। सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास वो है सर जिसमें कि सर क्या कहते हैं, जो मास है ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकता है ना ही चेंज हो सकता है केमिकल रिएक्शन हाँ, में ना ही किसी। उसे हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, राइट। यस सर। हाँ, तो अब आ जाओ तुम, सेकंड जो लॉ है ये है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो इसमें क्या देखा है कि कोई भी अगर हम बात करें कंपाउंड की, ठीक है, तो उसमें जो होता है उसमें क्या होता है, रेशियो होता है, और वो रेशियो हर एक जगह सेम रहता है। जैसे कि देखो इसमें Levster and along with other scientists noted that many compounds were composed of two or more elements, and each such compound had the same element in the same proportion, irrespective of where the compound came from and who prepared it. In a compound such as water, the ratio of the mass of hydrogen, okay, and to the mass of oxygen is always 1:8. Whatever the source of water, thus 9 gram of water is decomposed, 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen, so are always obtained. Similarly, in ammonia, nitrogen and hydrogen are always present in the ratio 14:3 by mass, whatever the method or source from which it is obtained. So this led the law of constant proportion, which is also known as a law of definite proportion. तो इसे हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। देखो क्या है ये, पहले इसका देख लो कि ये है क्या। In a chemical substance, the elements are always present in definite proportions by mass.
यानी अब इसमें देखो कि है क्या। अगर हम बात करते हैं वाटर की, तो वाटर में हमारे पास कौन से 2 एटम्स होंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, राइट अखिलेश? यस सर। तो ये जानते हो, ये जहां भी रहेंगे ना, ये रहेंगे हमेशा 1:8 में। ओके, ये इनका रेशो है। ओके, ये यस सर। हाँ, जहां भी रहेंगे वहां पे रहेंगे 1:8 में। अब मान लो जैसे कि हमारे पास 100 ग्राम, सॉरी 90 ले लो, इजी रहेगा मैथमेटिकल कैलकुलेशन। हाँ, हमारे पास 90 ग्राम जो है वो वाटर है। ओके अखिलेश, यस सर। तो इसमें कितना हाइड्रोजन होगा और कितना ऑक्सीजन होगा ये हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? 90 को सबसे पहले तो हम ये पुराना वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी x प्लस 8x, यानी कितना हो जाएगा? 9x। ये हमने रेशियो को x मान लिया, ठीक है? यानी 9x इक्वल टू सर कितना ये हो नाइन जाएगा? एक्स कैसे आया सर? 9x कैसे आएगा सर? वहाँ यहाँ 8 पे और 1 को आपने प्लस कर दिया। हाँ हाँ, यहाँ पे हमने x मान लिया ना, जैसे कल की क्लास में किया था हमने, रेशियो वाला, याद है? सर पर यहाँ पे तो 90 है ना सर। हाँ, तो 90 को इक्वल में रखेंगे ना हम, देखो। आपने सर x लिख दिया 9x। हाँ, वो इन दोनों को प्लस करके ना, मैंने इन दोनों को प्लस करके लिखा अच्छा सर, समझ गया सर। है ना? और इससे हम कर देंगे डिवाइड, तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, राइट? राइट अखिलेश? यस सर। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1:8 है तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, यानी 10 ग्राम क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। यस सर। और 80 और ग्राम क्या 80 होगा हमारे ग्राम पास? ऑक्सीजन। हाँ, तो ये ना हमेशा ऐसे ही प्रोपोर्शन में रहेगा, चाहे तुम ओशन का पानी लेके आओ, चाहे तुम रिवर का पानी लेके आओ, चाहे तुम पॉन्ड का पानी लेके आओ, वाटर जहां भी रहेगा हमेशा इसी रेशो में रहेगा। क्लियर ये बात? यस सर। हाँ, तो इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ओके, यही है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। यस सर। ओके, सो इसकी डेफिनेशन ये है कि कोई भी केमिकल अगर सब्सटेंस है तो वो क्या होगा? आ, वो हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन में होगा बाय मास। ओके, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। तो यहाँ तक क्लियर? यस सर। Okay, आगे देखो, the next problem faced by scientists was to give appropriate explanation of these laws. British chemist John Dalton provided the basic theory about the nature of matter. Dalton picked up the idea of divisibility of matter, which was till then just a philosophy. He took the name atoms as given by the Greeks and said that the smallest particle of matter are atoms. तो डॉल्टन ने क्या कहा था? डॉल्टन ने कहा था कि एक कोई भी पार्टिकल, कोई भी उसका जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो क्या है? एटम है। ओके, हिज थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब इसके डॉल्टन के कुछ पोस्टुलेट्स भी हैं, देखो इसमें क्या है। Atomic theory provided by an explanation for the law of conservation of mass and law of definite proportion. So according to Dalton's atomic theory, all matter, whether an element or a compound or mixture, is composed of small particles called atoms. So उसने क्या कहा था? उसने डॉल्टन की थ्योरी क्या थी कि कोई भी मैटर जो है वो क्या है, चाहे वो एलिमेंट कुछ भी हो, वो किससे बना हुआ है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना, यानी एटम से बना हुआ है। तो यहाँ तक क्लियर? यस सर। तो इसके पोस्टुलेट्स देखो क्या है। ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल कॉल्ड एटम्स, यानी फर्स्ट जो उसका पोस्टुलेट से क्या है कि सारे मैटर जितने भी हैं सभी बहुत मतलब
बहुत छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं जिन्हें हम क्या कहेंगे, एटम्स, राइट। यस सर। हाँ ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा atoms are indivisible particles which cannot be created nor or destroyed in a chemical reaction। तो इसमें डॉल्टन ने क्या कहा था कि एटम्स जो है उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, उनको हम डिवाइड क्या कर सकते, नहीं कर सकते, राइट। और और वो सर क्या बना है, भी नहीं वो सकते और ना ही, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। हाँ ना ही वो, ना ही हम उन्हें क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? यस सर। हाँ आगे देखो, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर हम एटम्स की बात करें तो एटम्स क्या है, वो सारे के सारे डिफरेंट है, उनका एक आइडेंटिटी है, उनका एक अलग आइडेंटिटी है, राइट। वो उन्हें हम पहचान सकते हैं, उन्हें हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यस सर। ओके। इनका केमिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू, उनका मास के थ्रू हम उनको मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आगे देखो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके। यानी जैसे हर एक एलिमेंट का क्या होगा, उसका अपना एटम होगा और उसका अलग अपना केमिकल प्रॉपर्टी होगा और उसका अपना अलग मास होगा। क्लियर? ये उसका फोर्थ पोस्टुलेट था, नहीं हाँ फोर्थ। यस सर। ओके, फिफ्थ देखो कि एटम कंबाइंस इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। तो जो अभी हमने ये पढ़ा था इसका थ्योरी, ये जो रूल था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, वो यही है, राइट। कि जितने भी कंपाउंड्स है उसमें क्या है, एटम्स जो है वो किसमें है, वो तुम्हें एक मतलब कांस्टेंट प्रोपोर्शन में है, ठीक है। जैसे वाटर का जो है वो 1:8 का है, उसी तरीके का अगर हम बात करें तो अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कितने रेशो के हैं, 14:3। यहाँ तक क्लियर? यस सर। ओके आगे देखो, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड्स, ठीक है। तो जो इनका एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो कांस्टेंट होते हैं, वो कोई उसमें चेंज नहीं आता। ओके आगे देखो, अब नेक्स्ट, इसका ये क्वेश्चन सॉल्व करो, सेकंड ट्राई करो। यस सर। क्या करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट ये तो सेम ही तो है। कंप्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ सेम ही तो हाइड्रोजन? है सर। हाँ करो, इसे सॉल्व करो। सर वही तो है जो आपने पहले करवाया था। हाँ इसमें इसमें देखो, इसमें क्या देखा है कि 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन दे रखा है, तो हमें कितने ऑक्सीजन की जरूरत होगी, 1:8 होता है ना इसका रेशो। यस सर। तो इसमें अगर हाइड्रोजन 3 ग्राम है तो हमें ऑक्सीजन की कितनी जरूरत होगी? हम उसमें 3 ग्राम माइनस कर देंगे। नहीं नहीं, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो 8 को 3 से। यानी अगर सर हो गया ना सर, ये 24 हो गए। हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन अगर 3 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितना होगा, 24। यस सर। समझ में आया? यस सर। ओके ओके आगे देखो फिर। अब आ जाओ तुम कि व्हाट इज एन एटम। तो अगर हम इसकी बात करें तो एटम क्या है, जैसे कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ये क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है, बिल्कुल स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक है ना, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मैटर का, राइट। यस सर। तो ये एटम्स की अगर हम बात करें तो इनकी साइज कितनी होती है, साइज। तो एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद। एटम्स होते हैं ना बहुत, मतलब इवन हम उन्हें बहुत, इन्हें हम देख भी नहीं सकते, राइट। ये बहुत छोटे होते हैं। तो अगर हम बात करें तो एक पतली शीट में ना मिलियंस ऑफ एटम्स आ सकते हैं। तो अगर हम इसी की बात करें तो एटम के रेडियस जो है वो किससे नापा जाता है, मेजर्ड इन नैनोमीटर्स,
ओके। नैनो जो सबसे छोटा होता है। हाँ, नैनोमीटर, यानी नैनोमीटर का क्या होता है कि 1 मीटर का 10⁹ भाग, इतना छोटा होता है 1 नैनोमीटर। बहुत छोटा। हाँ, राइट। और उसी तरीके यस से सर। अगर हम बात करें तो अब इसी से देख लो इसका रेडियस जो है वो कितना छोटा होगा। अब जैसे कि देखो हाइड्रोजन का देखो कितना है, 10⁻⁻10 इन मीटर, यानी कितना है 1/10⁻10। उसी यस सर। तरीके से ये वाटर का, फिर हेमोग्लोबिन का, सैंड का, एंट का, फिर वाटरमेलन का, तो इन सभी का अलग अलग रेडियस होगा। क्लियर? यस यस सर। ओके, आगे देखो। Okay, so we might think that if atoms are so insignificant in size, why should we care about them? This is because our entire world is made up of atoms. We may not be able to see them, but they are there and constantly affecting whatever we do. Okay, तो अगर हम बात करें कि इतने छोटी चीज हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज हर एक चीज जो है वो किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। और चाहे हम उन्हें देखें या ना देखें, वो हमारी लाइफ को या हमें अफेक्ट करते ही करते हैं, चाहे कैसे भी। ओके, यस सर। यस सर। सो आगे देखो। What are the modern day symbols of atoms of different elements? तो इसमें अगर हम बात करें तो जैसे कि अभी हमने देखा कि जैसे जो 4th चैप्टर में था कि हाइड्रोजन को हम H से करते हैं, राइट, ऑक्सीजन को O से, यस है ना। सर। उनका साइन, उनका सिंबल है ना, हम उसको साइन से मतलब डिनोट करते हैं। तो Dalton was the first scientist to use the symbols for elements in very specific sense. When he used a symbol for an element, he also meant a definite quantity of that element. So that is one atom of the element, that element. Okay, Berzelius suggested that the symbols of element be made from one or two letters of the name of the element. यानी हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा H, कार्बन का C, ऑक्सीजन का O, राइट। यस सर। सर पर कार्बन का तो सर गोल में सर ग्रे कलर से कलर करा हुआ है। नहीं नहीं, वो अलग है, उसको हम C से डिनोट करते हैं ना, मैं फर्स्ट लेटर की बात कर रहा हूँ। जैसे हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा H, कार्बन का C, ओके ऑक्सीजन सर। का O, इसकी मैं बात कर रहा था। सर पर गोल्ड का सिंबल तो फिर चेंज हो गया था ना सर। किसका? गोल्ड का। गोल्ड का सिंबल, हाँ, उसको हम कुछ और कहते हैं ना, क्या कहते हैं गोल्ड को? सर याद था मुझे तभी बता रहा था, भूल गया था। लास्ट क्लास में बोला था सर। हाँ, गोल्ड का अगर हम देखें, एक मिनट रुको मैं देखता हूँ। हाँ, गोल्ड को हम कहते हैं, और लैटिन नेम है AURUM, और इसीलिए हम गोल्ड को किससे डिनोट करते हैं, AU से करते हैं। यस सर। आया समझ में? यस सर। ये है इसका फंडा। ओके, आगे देखो फिर। So in the beginning, the name of elements were derived from the name of place where they were found for the first time. For example, copper was taken from Cyprus. Some names were taken from specific colors. For example, gold was taken from English word meaning yellow. Nowadays, IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, approves names of the elements. Okay.
Many of their symbols are the first one or two letters of the element's name in English. The first letter of the symbol is always written as capital letter and the second letter as a smaller letter, lower case. तो अगर हम बात करें तो कई सारे, अब जैसे नामकरण हम कैसे करते हैं, मान लो किसी किसी जगह वो पाया गया तो हम उसके ऊपर नाम रख दिए, या किसी साइंटिस्ट ने उसके निकाला, उसकी खोज की तो हम उसके नाम पे कर दिए। तो इसी तरीके से हम आइटम्स का ही करते हैं। लेकिन ज्यादातर जो होता है वो क्या होता है, उनका फर्स्ट लेटर ही होता है, फर्स्ट लेटर या फर्स्ट टू लेटर्स, जिसमें से हमेशा पहला जो होगा वो क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा, और सेकंड जो होगा वो क्या होगा, स्मॉलर लेटर में Small होगा। letter. Yes, ठीक sir. है, यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. ओके, सो अखिलेश तब तक तुम क्या करना, जो 18 मैंने कहा कह रखा है ना याद करने के लिए, Yes, sir. हाँ वो तुम याद करना, और इसके आगे ना हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? तब तक जब जब तुम वो याद कर लोगे फिर ज्यादा इजी हो जाएगा। Yes, sir. ओके, Yes, sir. ओके।